हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे सेशन में। तो दोस्तों, आज हम एथिक्स का जो 2023 का पेपर है उसकी एनालिसिस करेंगे, उसकी डिस्कशन करेंगे रैदर। तो एथिक्स का पेपर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट है थियोरी पार्ट, दूसरा है केस स्टडी पार्ट। तो आज के सेशन में हम सिर्फ थियोरी पे फोकस करेंगे। लगभग 13 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 130 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का है। अगर मेरा इनिशियल रिएक्शन आप पूछे तो ये पेपर जो है काफ़ी हद तक एवरेज पेपर था। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं। डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो लग सकते हैं डिफिकल्ट, बट दे वर क्वाइट मैनेजेबल। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर पेपर को, उसकी एनालिसिस देखते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अराउंड 8 to 9 हमारे टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स है या थीम्स है। उसमें से अगर देखें, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पे एक क्वेश्चन आया है, फ्रॉम लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ लीडर्स, गुरु नानक जी पे एक क्वेश्चन आया है। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक क्वेश्चन आया है, ईक्यू पे आया है, बेसिकली इमोशनल क्वेश्चन। मॉरल थिंकर्स फिलोसोफर पे अराउंड 4 क्वेश्चन आए हैं। रेगुलरली इसमें से 3-4 क्वेश्चन आते ही हैं, तो 40 मार्क के क्वेश्चन। सिविल सर्विस वैल्यूज एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अराउंड 3 क्वेश्चन आए हैं, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप की एथिक्स के ऊपर, एक लॉज रूल्स रेगुलेशन एंड कॉन्शियंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस के ऊपर 30 मार्क के क्वेश्चन। प्रोबिटी इन गवर्नेंस पे अगेन 4 क्वेश्चन आए हैं, करप्शन, वर्क कल्चर, प्रोबिटी एंड गुड गवर्नेंस पे हर एक पे एक एक क्वेश्चन आया है। तो अगर 2022 से कंपेयर करूँ या लास्ट 2-3 साल के ट्रेंड को देखूँ, तो ये जो पार्ट है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में देनी है अगर आप 2024 का पेपर दे रहे हो। ऊपर के जो सेक्शन है उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। यू मे नेवर नो, यूपीएससी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बट ट्रेंड को भी हम फॉलो कर सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन दी अदर पार्ट एज वेल। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये टर्म्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, इलुस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल। दो टर्म है, मॉरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी। अब ये टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग आपको बतानी है, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और एग्जांपल्स देने हैं। तो इसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है? डेफिनेशनल अप्रोच रख सकते हैं। स्टार्ट करते समय हम मॉरल इंटीग्रिटी की डेफिनेशन दे सकते हैं, प्रोफेशनल एफिशिएंसी की डेफिनेशन दे सकते हैं। बट सिर्फ डेफिनेशन देके काम नहीं चलेगा, आपको ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देना है और एग्जांपल्स भी आपको देना है। तो अगर किसी भी टॉपिक को, अगर आपको या वर्ड को आपको पूछा गया हो, तो उसकी 3 चीजें आप पहलू बता सकते हैं। एक तो है डेफिनेशन, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस और उसके एग्जांपल्स। तो उसी तरह से इस पर्टिकुलर आंसर को भी अप्रोच किया जा सकता है। मॉरल इंटीग्रिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या है? बेसिकली जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हो, वहां पे कोई ना कोई डिसीजन लेते हो, अगर वो डिसीजन जो है आपके सिर्फ लीगली कंप्लाइंट नहीं बट मॉरली भी साउंड है, तो उसे हम कह सकते हैं यू आर acting with moral integrity. So integrity is nothing but adherence to some ethical principles in an unwavering manner. और वही चीज जब corporate governance में हम बात करते हैं, so we are not only adhering to the what we can say legal aspects but also moral aspects. We are taking decisions that are very morally sound. That's why we are showing moral integrity. Importance क्या है? ये हेल्प करता है टू बिल्ड ट्रस्ट, रेपुटेशन आपकी बढ़ाता है कंपनी की, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकता है। पॉजिटिव इसका एग्जांपल है, टाटा ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हो। एथिकल डिसीजन, बहुत ही चुटपुट ऐसे कोई आपको इंस्टेंसेस पता होगी जहाँ पे करप्शन की कोई बात हुई होगी। इन जनरल आप देखोगे टाटा ग्रुप के बारे में, तो मॉरल इंटीग्रिटी से भरा हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। नेगेटिव, सत्यम स्कैंडल की बात कर सकते हो। चंदा कोचर रिसेंटली जो आईसीआईसीआई बैंक की एमडी थी, सीईओ थी, शी अप्रूव लोन ऑफ हर ओन हस्बैंड। और कई तरीके से कुछ मिसकैलकुलेशन या हम कह सकते हैं मिस अप्रोप्रिएशन किया गया था। तो ये फाइनेंशियल माल प्रैक्टिस को दिखाता है, एक एग्जांपल के रूप में हम इसे कोट कर सकते हैं। प्रोफेशनल एफिशिएंसी कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है। प्रोफेशनल एफिशिएंसी बेसिकली आपके कॉम्पिटेंस को बताता है कि जो भी आपको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या वो ऑप्टिमली आप कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप रिजल्ट दे पा रहे हो ऑप्टिमली, यू आर अ प्रोफेशनली एफिशिएंट पर्सन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन रखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आपके आप एज एन इंडिविजुअल किसी भी पोजीशन में काम करते हो, आपके you have some resource at your disposal, you will be utilizing that resources very efficiently if you have some professional efficiency. आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो टू द स्टेक होल्डर। वो स्टेक होल्डर हो सकते हैं आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट, या फिर इवन रेगुलेटरी बॉडी। एग्जाम्पल इसका अगर देखें, कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हमें दिखा देते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे कि एचडीएफसी, इन्फोसिस, महिंद्रा, वर्कप्रो, दे हैव शोन गुड राइज इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ। what we can say is they are professionally efficient in that sense. नेगेटिव इसका एग्जाम्पल है किंगफिशर एयरलाइन, विजय माल्या का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कई जगह पे उसने पैसे लगाए थे, अल्टीमेटली उसका डिक्लाइन दिखाई दिया बिकॉज ही वाज नॉट प्रोफेशनली एफिशिएंट इन दैट सेंस, एंड दैट्स व्हाई प्रोफेशनल या रादर डिक्लाइन हमें दिखाई दिया। अब सिर्फ दो चीजें बताई है, दो वर्ड्स बताए, तो उनको आइसोलेशन में हमें सिर्फ डिस्कस नहीं करना, उनके अंदर
क्या रिलेशन है वो भी हमें इस्टेब्लिश करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मॉरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी दोनों भी कॉम्प्लीमेंट करते एक दूसरे को ये बताएंगे। इसके अलावा अगर इसमें से एक भी चीज़ नहीं है तो दूसरा इनऑपरेटिव हो जाता है, ये भी हम बता सकते हैं। इसके लिए हम जस्टिफिकेशन भी देंगे। आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो फ्रॉम दी वर्ड्स ऑफ वॉरेन बफेट जो कि बहुत बड़े ट्रेडर बिजनेसमैन है। उन्होंने एक कोट किया था और ये कोट एक्चुअली यूपीएससी के पेपर में भी आया लास्ट टू लास्ट ईयर सम ईयर्स बैक। ये कोट कुछ इस तरह है, वो कहते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति को जब चुनता हूँ फॉर से अ जॉब, मैं 3 चीज़ों पे फोकस करता हूँ। क्या उसमें इंटीग्रिटी है, क्या उसमें इंटेलिजेंस है और क्या उसमें एनर्जी है। अगर उसमें इंटीग्रिटी नहीं है बट इंटेलिजेंस और एनर्जी है तो मैं उसको बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि ही विल एंड माई करियर, ही विल एंड माई कंपनी, ही विल डिस्ट्रॉय। इंटीग्रिटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप में एनर्जी है, इंटेलिजेंस है, तो यू विल यूज ऑल द मीन्स टू डिस्ट्रॉय द अदर पर्सन फॉर योर ओन बेनिफिट इफ यू डू नॉट हैव इंटीग्रिटी। तो इस कोट से हम इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम इंडिया के परस्पेक्टिव से बताया गया तो एक ओवरऑल पिक्चर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी में। इंडिया में अगर आप देखें हमारी ग्रोथ स्टोरी, इट इज़ रिलाइंग लॉट ऑन कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर। दैट्स व्हाई इफ वी वांट टू डेवलप, वी वांट टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और वी वांट टू बिकम डेवलप कंट्री इन 2047, वी हैव टू एंश्योर कि ये दो चीज़ें हर कंपनी अपने गवर्नेंस में रखे, अपने हम कह सकते हैं अपने स्पिरिट में रखें, ताकि हम ग्रो कर पाए विद नॉट ओनली एफिशिएंसी बट इंटीग्रिटी ऑल्सो एज अ कंट्री। काफी हद तक इजी क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल एथिक्स। इंटरनेशनल एड इज एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज्ड नेशन। कमेंट ऑन एथिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल एड, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। इंटरनेशनल एड के बारे में पूछा गया, बताया गया है कि इंटरनेशनल एड जो है वो एक एक्सेप्टेबल मीन्स है टू हेल्प अ रिसोर्स चैलेंज्ड नेशन, यानी जिसके पास रिसोर्स नहीं है उसको इंटरनेशनल एड दिया जा सकता है। इसको एक्सेप्ट किया गया है सोसाइटी में। बट क्या क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज हमें एथिकल इश्यूज दिखाई देते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एड। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज यानी जरूरी नहीं कि इसी साल के हो, लास्ट 10-12 साल के भी कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, वो भी आप बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल एड। सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स देने हैं। इंट्रोडक्शन में हम इंटरनेशनल एड को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं इंटरनेशनल एड मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा देना है, इसमें इकोनॉमिक हेल्प भी होती है, मिलिट्री हेल्प भी होती है, इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी होती है। जैसे कि अगर इंडिया कहीं पे अपने सोल्जर्स को भेज रहा है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वो भी एक तरीके से इंटरनेशनल एड ही है। बट एथिकल कंसिडरेशन क्या क्या है, सबसे पहला है पर्पस एंड इंटेंट। आपका पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है, वाई यू आर हेल्पिंग अदर पर्सन और अदर नेशन। क्या इसके पीछे आपके अल्टीरियर मोटिव्स हैं या आप अल्ट्रिस्टिकली इसको हेल्प कर रहे हो। अल्ट्रिस्टिकली यानी सद्भावना के रूप में आप उनको हेल्प कर रहे हो। कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, कि ये हेल्प करती है दूसरों को बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव अ स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन दैट पर्टिकुलर रीजन। जैसे कि चाइना का एग्जाम्पल देख सकते हैं इन श्रीलंका का एक पोर्ट उन्होंने जो है लीज पे ले लिया 99 ईयर्स। तो वी कैन सी दैट इट कुड बी बिकॉज ऑफ अल्टीरियर मोटिव्स। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ये भी एक इंपॉर्टेंट एथिकल कंसिडरेशन है जब भी हम इंटरनेशनल एड की बात करते हैं, कि जो पैसा दिया जा रहा है, जो भी हेल्प दी जा रही है, क्या वो सही लोगों तक पहुंच रही है। 2010 का जो हैती अर्थक्वेक था, सबसे बड़ा अर्थक्वेक था, उसके बाद में उसको इंटरनेशनल एड बहुत मिलता गया, कई सालों तक मिल रहा है, बट ये पैसा सही जगह पे नहीं जा रहा था, ये रिपोर्ट से हमें पता चला है। तो ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आप जब किसी कंट्री को हेल्प करते हो तो ऐसा नहीं कि आप हेल्प करने के रिटर्न में कुछ उनके ऊपर कंडीशंस डाल दो, उनके डोमेस्टिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करो। जैसे कि हर बार ये इल्जाम लगता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के ऊपर, कि जब भी वो बेल आउट करती है किसी कंट्री को तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज वो चेंज कर देती है। इंडिया के केस में भी ये दिखाई दिया था इन 1990s। कल्चरल सेंसिटिविटी, कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं आप उनके कल्चर के प्रति इनसेंसिटिव हो जाओ, तो आप हेल्प करते समय भी उनके कल्चर को ध्यान में रख के ही उनको हेल्प करो। सस्टेनेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हेल्प करना एक अच्छी बात है, बट इतना हेल्प कर देना कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, या आपने उनके जो सेल्फ रिलायंस है उसको ही अंडरमाइन कर दिया, देन दैट इज नॉट अ हेल्प, दैट इज रेदर डिससर्विस टू दैट पर्टिकुलर नेशन। जैसे कि चाइना के बारे में बताया जाता है अफ्रीका में वो हेल्प कर रही है या फिर पाकिस्तान में हेल्प कर रही है, बट दे आर नाउ डिपेंडेंट ऑन देम ओनली फॉर रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइक वाइज। नहीं, उनको ट्रेन करना चाहिए, वहाँ के लोग जो है उनको ट्रेन करना चाहिए, दैट यू कैन सस्टेन वॉट एवर हेल्प वी हैव प्रोवाइडेड। जैसे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है, आप देखोगे जो डेवलप्ड कंट्रीज है they have to make some donation or some efforts to give some technology and some money to the underdeveloped country or what we can say developing country for एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल्स। तो क्योंकि हमें क्लाइमेट को कंजर्व करना है, तो जो कोल है या फिर जो बाकी के नेचुरल रिसोर्स है उसको हम यूज़ करके जब
डेवलपमेंट करेंगे तो उससे कार्बन बढ़ेगा, तो उसकी जगह पे कुछ एनर्जी एफिशिएंट जैसे कि सोलार हो या फिर विंड मिल हो, इन सब चीज़ों के लिए, न्यूक्लियर हो, इन सब चीज़ों के लिए एक फंड क्रिएट किया गया है जो डेवलप कंट्रीज उसको हम कह सकते हैं क्रेडिट करती है और उसका पैसा जाता है तो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे सस्टेनेबल ये दिखाई देता है अप्रोच, rather than giving one time money to a particular discrete country। पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन भी होना चाहिए, जो जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो दे शुड बी पार्टिसिपेंट इन दैट डिसीजन मेकिंग, कि ये पैसा कहाँ जाना चाहिए, कहीं कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा चैलेंजेस भी आप बता सकते हैं, आपने कंसिडरेशन बताए। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जियो पॉलिटिकल रियलिटीज, यूएस जब इराक में जाता है तो वो अपना स्ट्रेटेजिकल होल्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो ये जियो पॉलिटिकल रियलिटीज एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप हेल्प करते हो बट यू हैव सम वेस्टेड इंटरेस्ट। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक इशू, जिस कंट्री में आप जो हेल्प करना चाह रहे हो तो वो कंट्री की ब्यूरोक्रेसी क्या उस हेल्प को सही तरीके से फैसिलिटेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्रिएट कर रही है। पोटेंशियल वैल्यू क्लैशेस भी है, दो कंट्रीज के बीच में जो अलग अलग वैल्यू सिस्टम से आते हैं, क्लैश भी हो सकता है व्हेन गिविंग इंटरनेशनल एड। तो ये कुछ चैलेंजेस भी है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि इंटरनेशनल एड अच्छी बात है बट दो चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए या इनको एम्फोसाइज करना चाहिए। पहला इफेक्टिवनेस, जो काम आप कर रहे हो उसका इफेक्ट आ रहा है, उससे सच में लोगों को हेल्प मिल रही है। और दूसरा है डिग्निटी, कि आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति डिग्निफाइड नहीं है, उसकी डिग्निटी इंश्योर करते समय या उसको सेव करके ही आपको उनको हेल्प करनी है। तो इस तरह से इसे कंक्लूड किया जा सकता है। काफी हद तक सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन सोसाइटी, इन योर ओपिनियन व्हाट आर द मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे बेसिकली करप्शन की डेफिनेशन दी गई है, बताया गया कि जब सोसाइटी के वैल्यूज में डाउनफॉल होता है तो वहाँ पे करप्शन हमें दिखाई देता है, या करप्शन बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन है, प्रतिबिंब है ऑफ व्हाट, सोसाइटी में जो वैल्यूज है वो डिटोरिएट हो गए। अब आपके ओपिनियन में क्या ऐसे मेजर्स हैं जो इन वैल्यूज को अपहोल्ड कर सकते हैं या फिर अपलिफ्ट कर सकते हैं, आपको बताना है। काफी हद तक एक पुराना क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा वर्ड बिटम सेम नहीं है बट सिमिलर है। तो पीवाईक्यू भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। मे बी वो रिपीट नहीं होगा बट थीम तो हम उसको डेफिनेटली कवर कर ही पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप करप्शन को डिफाइन कर सकते हो, फिर आपने करप्शन और सोसाइटल वैल्यूज को कनेक्ट करना है, कैसे सोसाइटी के वैल्यूज जो है, जैसे कि आप बता सकते हैं डिसऑनेस्टी जब सोसाइटी इसको टॉलरेट करने लग जाती है तो करप्ट प्रैक्टिसेस बढ़ जाते हैं, या फिर अकाउंटेबिलिटी पे एम्फेसिस नहीं होता सोसाइटी का तो जो करप्ट प्रैक्टिसेस है वो अनचेक्ड रहते हैं, या फिर हम सिर्फ मटेरियल सक्सेस को प्रायोरिटाइज करते ओवर एथिक्स तो भी करप्ट प्रैक्टिसेस थ्राइव करते हैं। टिकटॉक एज में आप देखोगे हर कोई व्यक्ति मटेरियल सक्सेस के पीछे भाग रहा है और उसके लिए फिर करप्ट प्रैक्टिस, क्योंकि करप्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे रिसोर्सेस कम है और सभी को रिसोर्सेस चाहिए और सभी मटेरियल सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो करप्ट प्रैक्टिसेस डेफिनेटली चूज करेगा। इंस्टीट्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल है, जो वैल्यूज है वो कौन ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फैमिली। अगर वो अपना काम सही से नहीं कर पा रही है तो करप्ट प्रैक्टिसेस आगे बढ़ेगी, तो एथिकली डिकेड सोसाइटी जो है वहाँ पे करप्शन नॉर्मलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन बना दिया बिटवीन करप्शन एंड सोसाइटल वैल्यूज। इसके बाद आप मेजर्स बताएंगे जो आपको पूछा गया कि कैसे आप कोर वैल्यूज को अपलिफ्ट करोगे। सबसे बड़ा रोल है एजुकेशन का, कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एथिकल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अलावा एथिकल डेवलपमेंट पे भी फोकस करने को कहा गया है, तो वो भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। फैमिली और कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा लेजिस्लेशन लॉज बनाने चाहिए बट एट द सेम टाइम वो सही से इंप्लीमेंट भी होने चाहिए और जस्टिस भी इंश्योर होना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप देखते हो कि करप्ट लोग बाहर खुले में मजे कर रहे हैं तो यू फील नॉट ऑब्लिगेटेड टू नॉट इंडल्ज इनटू एथिकल प्रैक्टिसेस, रैदर इंडल्ज इनटू अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है, इसके लिए ई गवर्नेंस पे हम फोकस कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ई गवर्नेंस के थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड करें टू दी पीपल। रिवॉर्ड सिस्टम, जैसे कि पनिशमेंट की बात की गई है लीगल एक्शन में, वैसी तरह उसी तरह रिवॉर्ड की भी बात होनी चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो एथिकल व्यक्ति है, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए बाय द सोसाइटी, बाय द इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा सिविक पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस में जब लोग एंगेज करेंगे, एक्टिवली एंगेज करेंगे तो वो चेक एंड बैलेंस रख पाएंगे और करप्शन कम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि करप्शन को रिड्यूस करना एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। तो हमें एम्फसाइज करना पड़ेगा कलेक्टिव रोल ऑफ सोसाइटी, ताकि हम करप्शन को कर्व कर सके और जो कोर वैल्यूज है उनको फिर से री इंस्टॉल कर सके या री इंस्टेट कर सके सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस विद सूटेबल एग्जांपल। वर्क कल्चर से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। काफी हद तक जनरल शब्द हैं। आपको बेसिकली पूछा गया है कि जब वर्क एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये टूल्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस।
इनको डिफरेंशिएट करना है विद एग्जांपल्स। तो कैसे इसे अप्रोच किया जा सकता है? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय हाईलाइटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट वी कैन से एथिक्स इन वर्क एनवायरनमेंट। वर्क प्लेस में एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे हम जो करंट से इसको जोड़ सकते हैं। आप देखोगे कुछ सालों से कुछ चीजें चल रही है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, मून लाइटिंग के बारे में, क्वाइट क्विटिंग के बारे में, ग्रेट रेजिग्नेशन। सो इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट्स वी कैन से दैट एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्क प्लेस। अगर ये चीजें चल रही है, मून लाइटिंग, क्वाइट क्विटिंग, ये इसके पीछे शायद हो सकता है कारण कोअर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंस। फिर इसके बाद में हम इन दोनों शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे और उसके एग्जांपल्स देंगे। उसके बाद में इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहले कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति को कुछ करने को यू फोर्स दैट पर्सन टू डू समथिंग बाय यूजिंग थ्रेट, उसको कोअर्जन कहते हैं। यू कंपेल समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग थ्रेट। एग्जांपल जैसे कि एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम करने को कहता है जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो अगर नहीं करता तो उसको थ्रेट करता है कि यू विल हैव टू रिजाइन और यू विल नॉट, प्रोबेबली समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मी टू मूवमेंट एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। मी टू मूवमेंट में आप देखोगे कि कोअर्जन हुआ था विद लॉट ऑफ वुमेन्स इन दी वर्क प्लेसेस, और दैट कोअर्जन लेड टू स्पाइरल ऑफ मूवमेंट। rather it did not lead to Me Too movement was a reaction to what we can say such instances that were happening for so long, but because of social media it came to light. अंडू इन्फ्लुएंस क्या होता है? यहाँ पे व्यक्ति के वल्नरेबिलिटी को, उसके ट्रस्ट को अंडरमाइन किया जाता है, एंड इट दैट पर्सन इज मेड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। जैसे कि कोई अपने पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है टू टू मेक अ पर्टिकुलर पर्सन वर्क आफ्टर वर्क आवर्स और मे बी ऑन वीकेंड्स। वर्क फ्रॉम होम के केस में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग बर्नआउट हो गए क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा रहा था। अब यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस बेसिकली अपने अथॉरिटी और अपने ट्रस्ट के बेसिस पे किया जाता है। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों को तब हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। कोअर्जन बेसिकली यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट थ्रेट की बात करते हैं। एक्सप्लिसिटली थ्रेट किया जाता है कि इफ यू डोंट डू दिस यू विल एंड अप लूजिंग योर जॉब। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में कई बार अथॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, और जो व्यक्ति है जो कंप्लाई कर जाता है he does it because that person has an authority, and if he does not do it, it may lead to some negative consequences, but there is no explicit demand that you have to do. If you don't, then I will leave, I will kick you out of the job. No, it is not the case. coercion जो है ये एक्सटर्नल थ्रेट के रूप में देख सकते हैं। अंडू इन्फ्लुएंस में इंटरनल पार्ट भी आता है, इंटरनल इमोशनल कंपोनेंट भी आता है। जो व्यक्ति कंप्लाई कर रहा है वो खुद डरा हुआ हो सकता है बाय द अथॉरिटी, और भले ही उस व्यक्ति ने खुद से नहीं बोला कि आपको करना है, बट यू विल गेट इन्फ्लुएंस बिकॉज दैट पर्सन हैज अथॉरिटी, या देयर इज अ ट्रस्ट बिटवीन यू एंड दैट ट्रस्ट इज बीन एक्सप्लॉइटेड बाय द अदर पर्सन, रिलेशनशिप प्रेशर। इसके अलावा कोअर्जन जो है ये इसका डायरेक्ट रिपरकशन है। व्यक्ति को रेजिग्नेट टर्मिनेट किया जा सकता है और व्यक्ति खुद रेजिग्नेट कर सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जरूरी नहीं कि इसका डायरेक्ट रिपरकशन हो सकता है कि जो दो लोग हैं जिनके बीच में ये इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उनके रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाए। कोअर्जन ये ओवर्ट होता है, खुले में होता है, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस ये कोवर्ट होता है, सीक्रेटली किया जाता है या फिर सटली किया जाता है। अब कंक्लूड करते समय आप बोल सकते हो कि ये दोनों भी टूल्स जो है ये बहुत खराब है, ये पूरे वर्क एनवायरनमेंट को विशिएट करते हैं, मॉरल जो है वर्क मॉरल वो अंडरमाइन करते हैं, ट्रस्ट को अंडरमाइन करते हैं। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत जरूरी है जहाँ पे प्रोएक्टिव मेजर्स जो है उसके बारे में लोग अवगत हो, अवेयर हो। तो इससे आपने सोल्यूशन बेस्ड क्लोजर भी दे दिया इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोट पे क्वेश्चन है, थिंकर्स के ऊपर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में देनी है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटेक्स्ट ये शब्द इस्तेमाल किया है। गिवन बिलो आर द कोटेशन ऑफ ग्रेट थिंकर्स, व्हाट डू ईच ऑफ दिस कोटेशन कन्वे टू यू इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। यानी कुछ कोटेशंस दिए गए, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग विद दैट कोटेशन इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस आपको बताना पड़ेगा। पहला कोट है, द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाय फार मोर पावरफुल देन 1000 हेड्स बॉविंग इन अ प्रेयर, महात्मा गांधी। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स। इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय महात्मा गांधी हिमसेल्फ। जब भी आपको कोई थिंकर है जिसके बारे में आपको पता है तो इंट्रोडक्शन में आप महात्मा गांधी के बारे में भी बता सकते हो। अगर कोई थिंकर है जिसके बारे में आपको पता नहीं, यू मे नॉट एंड अप राइटिंग दैट पर्सन्स एथिकल टीचिंग्स और एथिकल व्हाटएवर एक्शंस दैट ही हैज डन। तो यहाँ पे महात्मा गांधी की से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रीफली मेंशन करेंगे महात्मा गांधी का एम्फेसिस ऑन मॉरल एक्शन, जैसे कि सत्याग्रह, अहिंसा, सिंपल लिविंग एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद में हम कोट पे आएंगे सीधा। कोट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में हम लिटरल मीनिंग बताएंगे, उसके बाद में उसका डीप मीनिंग बता सकते हैं। अब इस कोट का लिटरल मीनिंग क्या है, यहाँ पे बेसिकली दो चीजों को कंपेयर किया गया। एक है सिंबॉलिक जेस्चर, जो हम प्रे करते हैं, हेड बाउ करते हैं, हजारों लोग जो बाउ करते हैं, तो एक सिंबॉलिक जेस्चर है। वी फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अ गॉड, टुवर्ड अ पर्सन, व्हाटएवर इट इज, टुवर्ड्स एन आइडियोलॉजी, वी बाउ टू दैट।
ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, और दूसरा है एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी एक्शन पे फोकस किया गया। तो एक्ट और जेस्चर, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा वेट, जिसमें वेट है वो है एक्ट। तो ये चीज यहाँ पे बताएगी लिटरल मीनिंग, एक्ट ऑफ काइंडनेस होल्ड मोर वेट देन सिंबॉलिक जेस्चर लाइक प्रेयर। बट डीपर मीनिंग क्या है इसका, बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारा एक्शन होता है और जो इंटेंशन होता है, इसके डाइकोटॉमी के बारे में बात की जाए। जब हम सिंबॉलिक जेस्चर करते हैं तो कई बार उसमें इंटेंशन होता है बट एक्शन नहीं होता। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक्शन है, वो एक्शन जो है वो एक्चुअली सोसाइटी में इम्पैक्ट करता है। आपकी इंटेंशन कुछ भी हो, अगर वो एक्शन में ट्रांसलेट नहीं होंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे सोसाइटी में। अब इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं करेगा या डाइवर्स नहीं करेगा, बट लगभग सिमिलर वेरिएशंस होंगे ऑफ दैट इंटरप्रिटेशन। तो ये एक इंटरप्रिटेशन हम समझ पाते हैं। अब इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है। आप सोशल मीडिया के एरा में देखोगे कि कई सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविज्म करते हैं, बट एक्चुअल में लाइफ में वो कुछ नहीं करते। जैसे कि पैंडेमिक के दौरान थाली बजाओ कहा गया था, प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, तो सभी ने थाली बजाई, लोगों ने वीडियो पोस्ट किए सोशल मीडिया पे, वो पॉजिटिव या परफॉर्मेटिव एक्शन कर रहे थे वहां पे, दे वर नॉट एक्टिंग एज सच। बट कोई व्यक्ति जो थाली बजा रहा है बट अपने मेड को, अपने हेल्प को उसकी सैलरी नहीं दे रहा है जस्ट बिकॉज शी इज नॉट एबल टू कम टू योर्स, that is not a kind act. If you do that act, even if it is a small act, you may have that money, you may give it, it speaks more volume than the thali that you bang. So the value of genuine kindness versus performative activism perform on social media is an example. Next example है religious harmony. आप देखोगे India is a religious country, a diverse country, and people are more religious than any other country, and they do a lot of rituals. But still we have कम्युनल इश्यूज, नूह का वायलेंस देख लो या कोई और वायलेंस देख लो, मणिपुर का वायलेंस। तो रिचुअल में आप कितना भी उलझ जाओ, बट अगर आप में यूनिवर्सल काइंडनेस नहीं होगा, सो इट्स ऑफ नो यूज। इसके अलावा ग्लोबल चैलेंजेस में भी हम इसे देख सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस है। अब हर कोई व्यक्ति ग्रेटा थनबर्ग बन के यूएन में जाके स्पीच नहीं दे सकता, बट क्या हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स नहीं इस्तेमाल करना, लाइट को स्विच ऑफ करना, टैप को टर्न आउट करना। अब ये छोटी छोटी चीजें जो है, इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, rather than big big things that you say in public or on your social media. पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप बता सकते हो यहाँ पे। कंक्लूड करोगे बाय सेइंग दैट ये जो दुनिया है, यहाँ पे हम हाइपर रियलिटी में जा रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई सारी चीजों के बारे में। तो हमारे एक्शंस और कम कम होते जाएंगे, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम छोटे छोटे एक्शंस भी करें बट काइंड एक्शंस करते रहे, ताकि ये प्रैक्टिस जो है और ये चीज हम आगे की जनरेशन में भी सौंप पाए इस लेगेसी को। तो इस तरह से इसे कंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अवेकन द पीपल इट इज वुमन हु मस्ट बी अवेकन, वन शी इज ऑन द मूव द फैमिली मूव्स, द विलेज मूव्स, द नेशन मूव्स। कहीं ना कहीं ये उस पर्टिकुलर कोट से बहुत ही सिमिलर है, जहाँ पे हम कहते हैं कि अगर परिवार में एक लड़का सीख गया तो सिर्फ वो अकेला सीखा, बट एक अगर लड़की सीख जाती है तो पूरा परिवार जो है वो खुशहाल हो जाता है। तो उसी से जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पे ये कोट है जवाहरलाल नेहरू की ओर से, और यहाँ पे वो एम्पावरमेंट की बात करे कि यू हैव टू अवेकन वुमेन। अगर आपने वुमेन को अवेकन करा तो फैमिली भी अवेकन हो जाएगी, विलेज भी और नेशन भी। तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं अगेन बाय कोटिंग जवाहरलाल नेहरू, उनका जो वुमेन के प्रति उनके एम्पावरमेंट के जो भी कोई एक्शन है उसको आप कोट कर सकते हैं। जैसे हिंदू कोड बिल के बारे में बता सकते हैं, अम्बेडकर जी और नेहरू जी दोनों ने साथ में मिलकर इसको आगे लाने की कोशिश की, हालांकि वो आगे बढ़ नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट उसको तोड़ तोड़ के फिर बाद में अप्लाई किया गया। तो नेहरू जी का अच्छा खासा रोल था इन हिंदू कोड बिल्स एप्लीकेशन। अब इसका जैसे मैंने लास्ट आर्टिकल में या लास्ट कोट बेस्ड क्वेश्चन में किया था, उसी तरह इस कोट में भी कर सकते हैं। पहले तो एक सिंपलर लिटरल मीनिंग बता सकते हैं, उसके बाद में डीप मीनिंग बता सकते हैं। यहाँ पे सिंपलर जो लिटरल मीनिंग क्या है कि यहाँ पे अगर सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है तो वुमेन का एसेंशियल रोल है, ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है। बट अगर डीप मीनिंग देखें इसका, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर वुमेन को हमने एम्पावर करा तो उसका रिपल इफेक्ट हमें दिखाई देता है इनटू वेरियस सेक्शंस, जैसे कि फैमिली में, into various domains rather, family, in society, in community, in nation also. अब इसको कंटेम्पररी रेलेवेंस देना है, क्योंकि याद कीजिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात की गई थी, तो हर आंसर में आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट से जोड़ के देखना है। तो एग्जांपल्स वही से बनेंगे। सबसे पहला कंटेम्पररी रेलेवेंस है वुमेन्स मूवमेंट। कई सारे वुमेन्स मूवमेंट चालू है अक्रॉस द वर्ल्ड। रिसेंटली अगर आप बात करो, दो साल पहले मी टू मूवमेंट बहुत ज़्यादा चला था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मी टू मूवमेंट जो है उसको सपोर्ट किया बाय द सिविल सोसाइटी, बाय द मीडिया, और उसके कारण रिपल इफेक्ट हुए। नेशन के पॉलिसीज चेंज हो गए, कॉर्पोरेट के पॉलिसीज चेंज हो गए। वहाँ पे अभी फोकस करना शुरू कर दिया नेशन ने, कॉर्पोरेट्स ने, ऑन दी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन।
इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, मैकेंजी का रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि अगर वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है वर्कफोर्स में, उनको इक्वल पे मिलता है, तो ये ऐड करेगा लगभग $12 ट्रिलियन इनटू द ग्लोबल जीडीपी बाय 2025। तो आप देख सकते हैं इसका रिपल इफेक्ट क्या है ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। सोशल इंपैक्ट में आप अगेन यू कैन टॉक अबाउट कि अगर वुमेन को एम्पावर किया तो घर की बात कर ले, अगर महिला सीख जाती है तो हेल्थ अच्छी हो जाती है घर की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत सही से हो जाता है, तो जो वैल्यूज़ है वो हम अच्छे से आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में अगर उनकी हम कह सकते हैं उनको हमने अच्छे पोजीशन में वी एंश्योर दैट दे आर टेकिंग पोजीशंस ऑफ पावर, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, या न्यूजीलैंड की जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थी जैकिंडा। they have shown कि their work has shown that the nation can progress if there is a woman in power। जैसे कि आज की डेट में बांग्लादेश इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन दी सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो जिस तरह से उन्होंने कोरोना के समय में कंट्री को सेव करा इंक्लूसिव तरीके से, बहुत ही कंपैशनेट तरीके से, दैट शोज दैट वुमेन हु आर इन द पोजिशन ऑफ पावर दे क्रिएट रिपल इफेक्ट्स अक्रॉस द नेशन। कंक्लूजन में आप फिर से नेहरू जी के वर्ड्स को रीएम्फसाइज कर सकते हो कि हमें जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी रेलेवेंट इन दिस टाइम्स ऑल्सो। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का कोट है, डू नॉट हेट एनीबडी बिकॉज दैट हेट्रेड विच कम्स आउट फ्रॉम यू मस्ट इन द लॉन्ग रन कम बैक टू यू। इफ यू लव दैट लव विल कम बैक टू यू कंप्लीटिंग द सर्कल। बेसिकली यह कहा जा रहा है विवेकानंद जी के माध्यम से कि जो हेट है या फिर जो लव है, इट कम बैक्स। आपने हेट आगे परपेचुएट किया, वो हेट आपको फिर से मिलेगा। आपने लव परपेचुएट किया, वो लव आपको फिर से मिलेगा। तो एक सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन में अगेन स्वामी विवेकानंद जी की जो मॉरल टीचिंग है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें उन्होंने कही है, आपने याद करना है जो शिकागो का उनका कॉन्फ्रेंस है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द सर्विस टू गॉड। तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। वो सारे रिलीजन्स को जो है इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं, हार्मोनी ऑफ रिलीजन, या फिर रैशनल अप्रोच लाते हैं टू स्पिरिचुअलिटी। वो कहते हैं कि एक हाथ में जो है भगवत गीता होनी चाहिए, दूसरे हाथ में स्पोर्ट्स कुछ वेट्स होने चाहिए, वट एवर इट इज विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग योर बॉडी और डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं ही इज ट्राइंग टू एंश्योर दैट देयर इज अ रैशनलिटी दैट इज कंबाइंड विद स्पिरिचुअलिटी। तो ये कुछ ऐसे उनके मॉरल टीचिंग्स हैं जिनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है कोट है उसके ऊपर आ सकते हैं। इसमें हम पहले लिटरल मीनिंग बताएंगे। यहाँ पे बेसिकली वो कह रहे हैं कि कोई भी इमोशन हो, लव हो, हेट्रेड हो, what goes around comes around, so it eventually circle back to the source। ये उनका कहना है लिटरल मीनिंग। बट अगर इसका इन डेप्थ मीनिंग पूछे तो बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं हम फिलोसफी या जो थियोरी है कर्मा की उसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि हम कुछ करते हैं उसका इफेक्ट होता है। वो हो सकता है दूसरे पे हो या खुद पे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद पे भी बात हो रही है, दूसरों पे तो होगी होगी। तो इसका रेलेवेंस देखें तो ग्लोबल डायनामिक्स में इसका रेलेवेंस है। जो कोविड-19 के दौरान आप देखोगे कंट्री एज इंडिया, इट हैड ऑल इट्स कैपेसिटी टू सेव इट्स ओन पीपल, बट इवन इन दैट केस इट गेव सम अश्योरेंस टू अदर कंट्रीज दैट हम भी आपकी मदद कर सकते हैं कोरोना वैक्सीन। तो उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है कि पूरी दुनिया में एक सॉलिडारिटी बढ़ी। इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा इंडिया को भी बहुत ज्यादा प्रेज वर्दी माना गया उस समय। तो ये एक दिखाता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इसके अलावा डिजिटल एरा में कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़, अच्छी हो बुरी हो, एम्पलीफाई हो जाती है। अगर हेट कोई परपेचुएट करता है तो वो एम्पलीफाई हो जाता है, कई लोगों के पास पहुंच जाता है। उसी तरह से लव अगर कोई परपेचुएट कर पाता है, जो कि बहुत कम कर रहे हैं आजकल लोग, तो वो भी परपेचुएट होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखोगे कई सारे ऐसे एक्टर्स है, स्टार्स है, पब्लिक पर्सनैलिटी है, हु हैव मेड सम कमेंट्स इन देयर हिस्ट्री ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन, ऑन अ पर्टिकुलर कास्ट, ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज कमिंग बैक टू देम। पीपल आर गेटिंग दैट comment and showing them how as a person you are, so what goes around comes around is seen in this particular instance। इसके अलावा आप इवन पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो जब ब्लैक लाइव्स मूवमेंट हुआ था यूएस में, तो वो सारी चीज़ें, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हुआ यूएसए में, तो वो सारी चीज़ें इंडिया में और बाकी कंट्रीज में भी है। जो बाकी कंट्रीज के जो डिस्क्रिमिनेटरी इश्यूज है वो भी उस समय उसके ऊपर फोकस हुआ। सो यू कैन सी इट एम्पलीफाइज इवन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ what we can say the emotions that goes around। डिप्लोमेसी की पर्सपेक्टिव से भी इसे देखा जा सकता है। आप देखोगे एक कंट्री है पाकिस्तान, दूसरी इंडिया। इंडिया ट्राई करती जितना हो सके दूसरे कंट्रीज को हेल्प करे, पाकिस्तान ट्राई करता है जितना हो सके इंडिया को नुकसान पहुंचाए। तो अगर इन दोनों की स्टैंडिंग देखें इन इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडिया में G20 मीटिंग हुई और उसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया। इंडिया की जो स्टैंडिंग है इन इंटरनेशनल फोरम वो बहुत बड़ी है। बट पाकिस्तान जो है जिसने प्रॉक्सी वॉर करा, टेररिज्म को जो है बढ़ावा दिया, इट इज हैविंग डिप्लोमेसी क्राइसिस नाउ। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मेंटल वेलबींग की बात कर सकते हैं हम। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ऑफ हार्बरिंग आइदर हेट और लव। अगर आप हेट
दिमाग में रखते हो, इट विल किल यू एट अल्टीमेटली, इफ नॉट एक्चुअली बट इन साइकोलॉजिकल सेंस। बट अगर आप लव अपने दिमाग में रखते हो फॉर अदर पीपल, इट विल मेक यू अ प्लेजेंट पर्सन, एंड पीपल विल विलिंग टू कम टू यू, क्लोज टू यू, एंड मे बी शेयर विद यू। कंक्लूजन में आप इसे कोट से एंड कर सकते हैं। ए आर रहमान का बहुत अच्छा कोट है, ऑस्कर के समय में उन्होंने ये कोट या ये चीज़ कही थी, ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, ऑल माई लाइफ आई हैव हैड चॉइस ऑफ हेट एंड लव, आई चोज लव एंड आई हियर। वो कहते हैं कि मैं इस समय इस जगह पे क्यों हूँ, क्योंकि मैंने लव को चूज किया जब भी मेरे सामने दो चॉइस आए ऑफ हेट एंड लव। सो दिस एक्चुअली इनकैप्सुलेट द होल कन्वर्सेशन वी हैव, व्हाट ही हैज बेनिफिटेड इज बिकॉज ऑफ लव ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रियली मैटर्स फॉर सक्सेस, character, happiness, and lifelong achievement is definite set of emotional skills, your EQ, not just purely cognitive abilities that are measured by conventional IQ tests. Do you agree with the view? Give reasons to support your answer. तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि जो EQ है, इमोशनल क्वोशंट है, वो इंपॉर्टेंट है जब आपको कैरेक्टर्स, हैप्पीनेस, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट चाहिए, ना कि IQ। IQ क्या मेजर करता है? आपकी बेसिकली कॉग्निटिव एबिलिटी। क्या आप अग्री करते हो? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अग्री करते हो तो हाँ उसके रीजन देने, और नहीं करते हो तो नहीं उसके रीजन देने। तो यहाँ पे बैलेंस अप्रोच रखना है। पहले तो हमें अग्री करना है डेफिनेटली कि हाँ ये सही है, बट एक कैवियट देना है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ EQ ही चाहिए, IQ भी आपको जरूरत होती है उसकी, और उसके कुछ पॉइंट्स देंगे, फिर कंक्लूजन बैलेंस अप्रोच में रखेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली डेनियल गोलमैन का स्टेटमेंट, एक साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया है, उन्होंने ये टर्म शायद कॉइन किया है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर वो बात करते हैं, वो कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली ये एक एबिलिटी है इंसान की, जहाँ पे वो लोगों के इमोशंस को समझता है, खुद के इमोशंस को समझता है, उसमें एम्पैथी होती है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, बिकॉज ही इज एबल टू मैनेज हिज इमोशंस, ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज अदर पीपल्स इमोशन। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको मेजर करने का जो एक जरिया है, एक मेजर है, उसको इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं बाय ब्रीफली इंट्रोड्यूसिंग EQ एंड IQ। इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो हम सब जानते हैं, ये हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज को मेजर करता है, हमारे एकेडमिक और सर्टन प्रोफेशनल टास्क हम कितने अच्छे से कर पाते हैं उसकी कॉम्पिटेंसी को मेजर करता है। EQ जो है हमारे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को मेजर करता है, मैनेजमेंट को मेजर करता है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सेल्फ अवेयरनेस को भी मेजर करता है कि कितना हम अवेयर हैं हमारे खुद के इमोशंस के बारे में, हमारे खुद के फ्लॉज और हमारे खुद के एबिलिटीज के बारे में। तो बेसिकली हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन EQ एंड IQ। एडवांटेज बताएंगे EQ के, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, कंपेयर किया गया है कि EQ जो है इट लीड्स टू ऑल दीज थिंग्स, हैप्पीनेस। अब ये कैसे है उसको हम सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले एडवांटेज वर्क प्लेस में, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो लोगों के इमोशन को गेज कर पाता है, वो अच्छा टीम मेंबर बन सकता है, ना कि सिर्फ टीम मेंबर, वो अच्छा लीडर बन सकता है। इसके अलावा रिजॉल्व भी कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप, एक अच्छे हैप्पी इंसान की जो सबसे बड़ी पहचान है कि उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, और रिलेशनशिप में कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करता है। मेंटल हेल्थ, अगर आप अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप हमेशा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में रहोगे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अडेप्टेबिलिटी, कोई भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो, स्ट्रेस हो, आप उसमें अडेप्ट कर पाओगे अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर इमोशंस। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स टू अचीव ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव सेड, सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट। बट एट द सेम टाइम हम ये भी कहेंगे नहीं, जरूरी नहीं कि इमोशनल क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है। आप देखोगे एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका रेलेवेंस है, एनालिटिकल टास्क, आज की डेट में सब कुछ डेटा ड्रिवन हो रहा है, तो डेटा क्रंच करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, हाँ रादर इंटेलिजेंट क्वेश्चन की जरूरत है। हमने चंद्रयान पे हमारा मिशन भेजा, वहां पे इंटेलिजेंस क्वेश्चन की जरूरत है। तो दोनों चीजें जरूरी है, हाँ प्रोपोर्शन में डिफर हो सकता है, जैसे कि गोल्डमैन खुद कहते हैं कि सक्सेस के लिए 80% इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है, बट 20% इंटेलिजेंस क्वेश्चन जरूरी है। तो हाँ ये हम मान के चल सकते हैं, बट कंक्लूजन में हम बैलेंस अप्रोच रखेंगे, हम कहेंगे हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस और IQ दोनों भी जरूरी है इफ यू वांट टू हैव अ वेल राउंड सक्सेस एंड वेलबींग। तो इस तरह से इसे कंक्लूड किया जा सकता है। काफी हद तक इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ इट। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉरल इंट्यूशन, मॉरल रीजनिंग विद सुटेबल एग्जांपल। मॉरल इंट्यूशन वैसे तो हम हमारे लेक्चर में पढ़ते ही है, मॉरल रीजनिंग इसका इसका मीनिंग हम डिराइव डेफिनेटली कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे डील किया जा सकता है, पहले तो हम इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बाद में इनके बीच में रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करेंगे और एक वेल बैलेंस कंक्लूजन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि ये जो दो चीजें हैं, मॉरल इंट्यूशन एंड मॉरल रीजनिंग, ये बेसिकली टूल्स है टू मेक एथिकल डिसीजन। डिसीजन लेते समय इन दोनों की आपको जरूरत पड़ती है। इंट्यूजन से आपको ये पता चलता होगा, एक गट फीलिंग है, कहीं ना कहीं ये एथिक्स से जुड़ा हुआ है, तो एथिकल गट फीलिंग इसे कह सकते हैं। बेसिकली जब भी कोई आप एक्शन करते हो, वो जब आप गट फीलिंग पे करते हो और वो एक्शन किसी एथिकल चीज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अगर कोई एक जानवर है जो जिसको हर्ट, जो एक्सीडेंट हो गया, यू आर इंट्यूटिवली रनिंग टूवर्ड्स इट टू सेव इट। व्हाई?
यू आर नॉट थिंकिंग टू मच, यू आर ट्राइंग टू सेव इट। अगर कोई आपका दोस्त गिरने की कोशिश कर रहा है या गिर रहा है तो आप उसको तुरंत पकड़ लेते हो। तो बेसिकली आप सोच विचार नहीं कर रहे हो, आप गट फीलिंग से वो कर रहे हो, बिकॉज यू हैव दैट एथिकल लीनिंग। तो बेसिकली इमीडिएट इमोशनल रिस्पॉन्स विदाउट कॉन्शियस थॉट इज कॉल्ड इंट्यूजन और मॉरल इंट्यूजन। एग्जाम्पल, फीलिंग इमीडिएट अर्ज टू हेल्प हर्ट एनिमल ऑन द स्ट्रीट। मॉरल रीजनिंग में क्या होता है कि आप जो है डेलिब्रेट करते हो, आप सोच विचार करते हो किसी भी मॉरल इशू के ऊपर और उसके बाद आप एक्शन करते हो। सो डेलिब्रेटिव वैल्यूएशन ऑफ अगेंस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स। एग्जाम्पल है जैसे कि अगर आपको रास्ते में कहीं वॉलेट गिरा हुआ मिल जाता है तो आप तुरंत उठा नहीं लेते हो, ये आपके अंदर इंट्यूजन नहीं है कि तुरंत उठा के अपने खीसे में रखना, नहीं, आप सोचते हो, विचार यहाँ वहां देखते हो, उस वॉलेट को उठा के आप कहीं पे देने की कोशिश करते हो, पूछते हो व्यक्तियों को जो इर्द गिर्द, क्या ये आपका वॉलेट है, और इसके अलावा फिर आप पुलिस में जाके दे सकते हो या फिर आप खुद के पास रखते हो, डिपेंडिंग ऑन योर मॉरलिटी। सो ये एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हम रीजनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स बता दिए, फिर हम इसके डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स रोल्स एंड सिग्निफिकेंस। जैसे कि ये जो मॉरल इंट्यूजन है ये क्विक जजमेंट में हेल्प करता है, आप ज्यादा सोच विचार नहीं करते, स्पेशली जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे बहुत कम समय होता है कि आप बहुत ज्यादा सोच पाए, तो वहाँ पे कई बार मॉरल इंट्यूजन और गट फीलिंग से आपको काम करना पड़ता है। बट मॉरल रीजनिंग में जैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जैसे कि आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सेम सेक्स मैरिज रिकग्निशन की बात हो रही है या अबॉर्शन की कहीं पे बात हुई, तो वहाँ पे आपको मॉरल रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ पे आप गट फीलिंग पे काम नहीं कर सकते। जो मॉरल इंट्यूशन इसका इवोल्यूशनरी रूट है, जब स्टोनेज की दौरान की बात करें तो हमारे लिए सब कुछ चैलेंजिंग था, सब कुछ डरावना था, तो वहाँ पे हम इंट्यूजन पे काम करते थे बिकॉज सर्वाइवल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कहीं ना कहीं इसका रूट्स वहाँ पे हमें दिखा देता है। बट मॉरल रीजनिंग ये काफी समय से हम इस पे बात करते आ रहे हैं, बुद्ध से लेके सोक्रेटस से लेके आज की डेट के जो भी मॉरल फिलोसोफर है उन समय तक हम जो है इसके ऊपर डिलिब्रेट करें कि क्या सही है क्या गलत है। इंटरप्ले अगर देखें तो दोनों भी टैंडम में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली मॉरल रीजनिंग या मॉरल इंट्यूजन से काम करते हैं, कई बार मॉरल इंट्यूजन जो है जरूरी होता है, कई बार मॉरल रीजनिंग जरूरी होता है, कई बार ये कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में भी आ सकता है। जैसे कि आपका आपके सामने आपका बच्चा है और वो कुछ गलत काम करता है, बहुत ही खराब काम कर देता है, और आपका इंट्यूशन कि उसको छोड़ दे, छोटा बच्चा है, नादान है, बट आपकी मॉरल रीजनिंग कहेगी नहीं, उसको पनिश करना चाहिए, अदरवाइज वो उस चीज को आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे कई बार कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन भी आपको दिखाई दे सकती है, तो हमें एम्फोसाइज करना चाहिए कि ये दोनों भी हम कंबाइंड तरीके से एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करें फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग, तो ज्यादा अच्छे डिसीजन हम ले सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्शियंस पे। कॉन्शियंस पे हर साल या हर एक दो साल के अंदर एक क्वेश्चन आता है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कॉन्शियंस पे आ चुके हैं, तो इसको हम डेफिनेटली प्रिपेयर करेंगे। कॉन्शियंस इज मोर रिलायबल गाइड व्हेन कंपेयर्ड टू लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। डिस्कस। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो कॉन्शियंस है ये रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ के कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल है या नहीं है, ये आपको पूछा गया है, डिस्कस करने को कहा गया है। तो बेसिकली इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कॉन्शियंस की डेफिनेशन हम बता सकते हैं, उसके बाद कॉन्शियंस क्या होता है, रेदर उसका व्हाट वी कैन से हाउ इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, या फिर उसका इसके प्रोज उसके कॉन्स बताएंगे, फिर लॉज एंड रेगुलेशंस के प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे क्योंकि आप कंपेयर करने को कहा गया, और फिर इसको कंक्लूड करेंगे विद अ बैलेंस अप्रोच। तो यहाँ पे कॉन्शियंस को डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा इनर सेंस है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये इनर सेंस कैसे बनता है, डेफिनेटली हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो हमारा जो परिसर है उससे भी ये चीज़ें बनती है, बट ये हमारे अंदर इम्बाइब हो जाती है और ये हमारे लिए एक मॉरल कंपास की तरह काम करती है। तो ये कॉन्शियंस है। तो इसको अगर हम देखें इसके प्रोज एंड कॉन्स, तो सबसे पहले प्रोज है कि ये हमारे पर्सनल बिलीफ से जुड़ा हुआ है, दूसरा है कि ये फ्लेक्सिबल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, बट कॉन्शियंस काफी हद तक फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन योर कॉन्शियंस से यू वन थिंग एंड अनदर सिचुएशन सेज यू अनदर थिंग। ये इवन एनकरेज करता है मॉरल करेज। आप देखोगे जब लॉज ऐसे बन जाते हैं जो अनजस्ट लगाए दिखते हैं, तो कई सारे लोग उन लॉज को फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ फियर ऑफ द लॉ, बट जिनमें मॉरल कॉन्शियंस होता है, हु थिंक दैट दैट लॉ इज रॉन्ग लॉ, दे गो अगेंस्ट दैट लॉ, दे इवन डू रेवोल्यूशन। तो इसलिए मॉरल करेज के लिए कॉन्शियस बहुत जरूरी है। कॉन्स क्या है, ये हाईली सब्जेक्टिव है क्योंकि हर एक पर्सनल एक्सपीरियंस अलग होता है, हर एक की कल्चरल अपब्रिंगिंग अलग होती है, तो उसका कॉन्शियस अलग तरीके से बनेगा। तो देर इज नो व्हाट वी कैन से ऑब्जेक्टिवनेस इन इट, देर इज अ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन इट। इसके अलावा पर्सनल बायसेस भी हो सकते हैं, आपका जो कल्चरल सेटअप है उसके बेसिस पे आपका कॉन्शियस बन सकता है और उसके उसमें आपके बायसेस क्रीप इन हो सकते हैं। कई बार डिफॉर्म्ड कॉन्शियस भी होता है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज कभी नहीं आती, वो हैबिचुअल ऑफेंडर ही रह जाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्शियस डाउटफुल कॉन्शियस भी होते हैं, जैसे कि आपको पता नहीं क्या करना चाहिए, जैसे कि एक बच्चा है जो रास्ते पे भीख मांग रहा है, तो आप उसको पैसा देना चाहते हैं बट नहीं देते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो पैसा वो अब्यूज करेगा या कोई और उसको अब्यूज करेगा, बट आप देना भी चाहते हो, तो कंफ्यूज स्टेट में हो, तो आपका कॉन्शियस
कंफ्यूज है। तो ये कुछ कॉन्स है इसके। बट लॉ स्लीप अगर बात करें तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ गाइडेंस है। इसकी प्रोज क्या है कि ये यूनिफॉर्मली हम अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट वी कैन अप्लाई इट यूनिफॉर्मली। क्लियर एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस होते हैं, वैसा कॉन्शियस हमें दिखाई नहीं देता। इसके अलावा सोसाइटल कंसेंसस होते हैं, जो लॉज रूल्स रेगुलेशन बनते हैं ये सोसाइटी का कंसेंसस होता है कि हाँ हम ये रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस हम चाहते हैं, हम इसे फॉलो करना चाहते हैं। कॉन्स क्या है, ये इनफ्लेक्सिबल नहीं होते लॉज, स्पेशली इट इज नॉट इनफ्लेक्सिबल, यू हैव टू फॉलो दोज लॉज, और अगर इनको चेंज भी करना है इट हैज अ प्रोसेस टू चेंज। ये कई बार सोसाइटल नॉर्म्स के शिफ्ट को गेज नहीं कर पाते, जैसे सेम सेक्स मैरिज की रेगुलेशन की बात हो रही है, कई सारे कंट्रीज अराउंड 33 कंट्रीज है जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देगा, बट इंडिया भी पीछे, कहीं ना कहीं हमारे लॉज जो है वो कैचअप नहीं कर रहे। एआई की बात कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना रैपिडली डेवलप हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है कि उसके लिए लॉज बनाना ही डिफिकल्ट हो गया है। इसके अलावा इसका पोटेंशियल मिसयूज भी होता है, स्पेशली दोज पीपल हु आर इन पावर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टैक्स लॉस। अब इसको कंपेयर करना जरूरी है, इन दोनों को आइसोलेशन में देखा, अब इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कॉन्शियस जो है ये इसमें पर्सनल ऑथेंटिसिटी है, आपको सही लगता है, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ा है, आपके पर्सनल सब्जेक्टिविटी से जुड़ा है, तो यही उसका कॉन भी हो जाता है। जैसे कि विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन की बात कर ली, 2012 में उन्होंने जो यूएस के गवर्नमेंट के सीक्रेट फाइल्स जो है वो आउट करे थे, और क्यों करे थे, क्योंकि जो यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जहाँ पे वो काम कर रहे थे वो अपने ही लोगों के ऊपर सर्विलांस कर रही थी, एंड ही फेल्ट, हिज कॉन्शियस फेल्ट दैट दिस इज रॉन्ग, ही हैड अ लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज organization, but at the same time his conscience told him no, this is wrong, and he came out. But ऐसा भी हो सकता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है इट कुड बी यूज्ड बाय एनिमी कंट्री, सो द नेशनल सोवरेनिटी वुड गेट अंडरमाइंड। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, यू मे नेवर नो। बट लॉ जो है ये कंसिस्टेंट सोसाइटल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे, बट कई बार ये भी अनजस्ट हो सकती है या लैक कर सकती है। जैसे रिसेंटली युगांडा ने एक बहुत ही भयंकर लॉ पास किया है, जो एलजीबीटी की कमिटी है तो उनके खिलाफ ये लॉ बनाया गया है। बेसिकली जो भी एग्रेवेटेड होमोसेक्सुअलिटी में इंडल्ज करेगा उसको डेथ पेनल्टी होगी। तो बेसिकली आप कंक्लूड कर सकते हो विद बैलेंस अप्रोच, आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होना चाहिए कॉन्शियस एंड सोसाइटल रूल्स का, जो कि मोस्ट एथिकली साउंड डिसीजन क्रिएट करेंगे। यानी जो लॉज बनाए जाते हैं उसमें कॉन्शियसली वो बनाए जाने चाहिए। सेकेंडली ऐसे कई सारे एरियाज होंगे स्पेशली फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे क्लियर कट रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो उस समय आपको कॉन्शियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबिटी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस। तो प्रोबिटी कैसे इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है फॉर गवर्नेंस एंड फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दो पार्ट में बॉडी डिवाइड होगी, पहले पार्ट में इफेक्टिव गवर्नेंस और सेकंड है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वैसे तो ये क्वेश्चन हमने खुद कवर करा था हमारे मेंस के कोर्स में, जो हमारा क्रैश कोर्स आता है पेड मॉड्यूल में, तो आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर अगर आप एग्जाम दोगे, यू कैन चेक फॉर द कोर्सेज, देयर आर some resemblance, not every question will come from the course, but definitely most of the topics will be covered. अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग प्रोबिटी। प्रोबिटी होता क्या है? प्रोबिटी का मतलब है कि आप इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को अपहोल्ड करते हो, उसको प्रोबिटी कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बॉडी में प्रोबिटी का इम्पैक्ट क्या है गवर्नेंस पे वो बताओगे, फिर प्रोबिटी कैसे एनहांस करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो बताएंगे। तो प्रोबिटी बेसिकली गवर्नेंस में हेल्प करता है। गवर्नेंस के कुछ बिंदु होते हैं या कुछ पिलर्स होते हैं जिसको वो इंश्योर करता है, जैसे कि ट्रस्ट बिल्डिंग। प्रोबिटी जो है ये सिटीजन्स का ट्रस्ट बढ़ाता है, ये स्मूथ गवर्नेंस में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में, क्योंकि आप इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से भरे हुए हो तो आप हमेशा फंड्स को इफेक्टिवली यूज करोगे, बेफिजूल खर्चा नहीं करोगे। करप्शन प्रिवेंशन करता है ये, क्योंकि ये प्रोबिटी जो व्यक्ति खुद प्रोबस है, प्रोबस का अर्थ ही है अगर ग्रीक वर्ड इसका ट्रांसलेशन देखें टू बी गुड, सो इट कर्टेल्स करप्ट प्रैक्टिसेस। ये इंश्योर करता है फेयरनेस, जो भी डिसीजन मेकिंग है वो अनबायस्ड होंगे अगर आप प्रोबिटी से भरे हुए इंसान हो। प्रोबिटी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि जिस कंट्री में, जिस सोसाइटी में प्रोबिटी है, स्पेशली इन दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। देयर विल बी नो फियर ऑफ करप्शन और नो फियर ऑफ रेड टेपिज्म और अदर इश्यूज दैट कम्स अलोंग विद इंस्टीट्यूशन दैट डज नॉट हैव प्रोबिटी। इसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी लोगों की भागीदारी होगी वहां पे, सभी रिसोर्सेस सभी लोगों के लिए यूज किए जाएंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, लॉन्ग टर्म विजन होगा। लोग जो है स्मॉल शॉर्ट टर्म विजन पे फोकस ना करते हुए लॉन्ग टर्म पे फोकस करेंगे। शॉर्ट टर्म पे जो फोकस करते हैं दे यूजुअली एंड अप डूइंग करप्ट प्रैक्टिसेस। सोशल हार्मनी होगी, क्योंकि सभी लोगों के लिए काम होगा तो सोसाइटी में हार्मोनी दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोबिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस भी है प्रोबिटी के। करप्शन, आज की डेट में इंडिया में करप्शन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है काफी सालों से, और आज भी हमें दिखाई देता है कई जगहों पे। आज की डेट में गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में आपको करप्शन दिखाई दे रहा है, तो प्रोबिटी की जरूरत प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अवेयरनेस, लोग अवेयर नहीं है, स्पेशली स्टेक होल्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर राइट्स,
with respect to the grievance redressal mechanism. Institution जो institution ensure करना चाहिए, जिसने corrupt practices रोकना चाहिए, they are not having that much strength, तो उनको strong करना बहुत जरूरी है. तो बेसिकली कंक्लूड करते समय आप एम्फोसाइज कर सकते हो प्रोबेबिलिटी का जो प्राइवेटल रोल है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट. तो इस तरह से इसे कंक्लूड किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, एक्सप्लेन देयर रेलेवेंस इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड. ये थोड़ा डिफिकल्ट है अगर आपने गुरु नानक के बारे में पढ़ा नहीं होगा. गुरु नानक के बारे में कौन नहीं जानता. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपको थोड़ी भी जानकारी कंट्री के बारे में, तो गुरु नानक के बारे में आपने जाना होगा. गुरु नानक जो है सिख गुरु थे, फर्स्ट सिख गुरु थे. तो उनकी टीचिंग जो है अगर आपको पता हो तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो. सो यू कैन से दैट गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड कैसे उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी रेलेवेंट है. यहाँ पे आपको रेलेवेंस पूछा गया है इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड. तो सबसे पहले आपको उनकी टीचिंग्स के बारे में बताना चाहिए. तो आपने एक गाना सुना होगा, एक प्रेयर सुना होगा, एक ओंकार. तो ये शब्द उन्हीं से आया है, वन गॉड, एक ओंकार. वो कहते हैं कि दुनिया में एक यूनिवर्सल क्रिएटर है. ये बाकी के जो भी देवी देवता, भगवान, अल्लाह, ये सारे उसके मैनिफेस्टेशन है. तो ये वो कह रहे हैं यूनिवर्सल क्रिएटर के बारे में. तो इक्वालिटी ऑफ ऑल की बात करते हैं. वो कहते हैं कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इनसे परे होकर हमें जीना चाहिए, हमें सभी को इक्वल मानना चाहिए. सेल्फलेस सर्विस की बात करते हैं, वो सेवा की बात करते हैं. बेसिकली वो कहते हैं कि हमें लोगों को सर्व करना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स. ऑनेस्ट लिविंग की बात करते हैं. इसके अलावा वो नाम जपना, इसकी बात करते हैं कि हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए. कहीं ना कहीं कांस्टेंट स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात कर रहे हैं और कम्युनिटी वेलफेयर पे वो उनका फोकस हमेशा रहता है. ही ऑलवेज सेड दैट वी हैव टू प्रायोरिटाइज वेलबींग ऑफ ऑल बिफोर आवरसेल्फ. तो ये जो टीचिंग है ये क्या हमारी रेलेवेंट है? डेफिनेटली. बट उससे पहले हम कह सकते हैं कि ये जो टीचिंग है उनके, कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो बेसिकली यूज कर रहे हैं टू चेंज द सोसाइटी. सोशल चेंज लाने की बात कर रहे हैं, या जो आइडियोलॉजी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसके ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं. बेसिकली वो स्पिरिचुअलिटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू आइडियोलॉजी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल चेंज. तो डेफिनेटली रेलेवेंट है जो चीज़ें हमने कही है, तो उसको रेलेवेंस या उसको कनेक्ट कर सकते हैं विद दी करंट थिंग्स दैट वी फेस. जैसे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में वो बात करते हैं. डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में कम्युनल डिवीजन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. नू में वायलेंस हुआ, मणिपुर में वायलेंस हुआ, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कम्युनल वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, नॉट ओनली इंडिया, अराउंड दी वर्ल्ड. तो उसको अगर रोकना है तो हमें गुरु नानक जी की जो टीचिंग है उन पर फोकस करना चाहिए. इसके अलावा इक्वालिटी मूवमेंट आप देखोगे, जेंडर, कास्ट, रेस, इवन आज की डेट में सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेम सेक्स मैरिज के प्रति जो एक डिस्क्रिमिनेटरी टेंडेंसी है, उसको अगर रोकना है तो हमें गुरु नानक की ओर बढ़ना होगा. इसके अलावा जो हमारे करप्शन के इश्यूज हैं, करप्शन जो है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन हो, मॉरल करप्शन की भी बात कर सकते हैं. तो वहाँ पे गुरु जी जो कहे गए हैं कि ऑनेस्टी पे फोकस करना चाहिए, उसको एम्फोसाइज करना चाहिए, तो इट कैन हेल्प अस टू काउंटर करप्शन इफ वी इम्बाइब दैट वैल्यू. कम्युनिटी फोकस जरूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल व्हाट वी कैन से रियलिटी, इसके कारण इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट सिनर इन दिस पर्टिकुलर केस. तो उसके कारण हमें कम्युनिटी सर्विस पे अगर हम फोकस करेंगे देन इंडिविजुअलिज्म हमारा कम होगा, और जो इश्यूज क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जैसे कि डिप्रेशन, सुसाइड, इसको हम रोक पाएंगे, इसको हम काउंटर कर पाएंगे. तो आप देख सकते हो कि डेफिनेटली इसका रेलेवेंस है. कंक्लूजन में आप अगेन यू कैन अफर्म टू द टाइमलेस वैल्यूज ऑफ गुरु नानक टीचिंग, कि अगर हमें नेविगेट करना है इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को, तो गुरु नानक की टीचिंग हमें हमेशा हैंडी दिखाई देंगे. लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल, हाउ डज इट एनहांस गुड गवर्नेंस. बेसिकली ये थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है, अगर आपको सोशल कैपिटल क्या है वो पता नहीं. सोशल कैपिटल सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि वो इसके बारे में पढ़ते हैं. कल्चरल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल. बट इवन इफ यू डोंट नो, यू कैन मेक आउट ऑफ इट. सोशल कैपिटल सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज है. कैपिटल इज समथिंग दैट यू कैन यूज टू डू थिंग्स, टू इन्फ्लुएंस पीपल. तो आप डिफाइन करो सबसे पहले सोशल कैपिटल क्या है. सोशल कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि जैसे इकोनॉमिक कैपिटल है, आपके पास पैसा आ गया, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो फॉर योर गुड, फॉर अदर गुड. उसी तरह सोशल कैपिटल भी एक चीज होती है जहाँ पे बेसिकली इंसान का नेटवर्क कितना है वो उसका सोशल कैपिटल डिटरमाइन करेगा. एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है और एक बंदा जो IIT से पढ़ा है, who will have the most benefits of the network? The person who has learned from IIT, definitely it has to be the person also, क्या वो extrovert है, easy outgoing or not. If he's an introvert, he may not survive very well. So डेफिनेटली जो सोशल कैपिटल वो आपके नेटवर्क से जनरेट होता है, कि आपकी पहुंच कितनी है, आपका नेटवर्क कितना है. इसके अलावा आपके रिलेशनशिप कैसे, क्या नेटवर्क होना ही इंपॉर्टेंट, क्या उसमें ट्रस्ट भी होना चाहिए. तो रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है.
एट द सेम टाइम नॉर्म्स ऑफ ट्रस्ट एंड रेसिप्रोकेसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सोशल कैपिटल है वो डिपेंड करता है आपके सोशल मिलियू पे, आप किस पर्टिकुलर सोसाइटी के पार्ट हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे कि आप देखोगे कोई एक पर्टिकुलर इंडियन है, वो इंग्लैंड में जाके रहता है, उसको भले वो गाँव से आता है, उसको अंग्रेजी आती नहीं, उसका सोशल कैपिटल वहाँ पे वीक होगा। बट कोई व्यक्ति जो यूएस से आया है, इंडिया में आता है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसके सोशल कैपिटल अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया में जो इंग्लिश है उसको काफी हद तक वैल्यू किया जाता है। सो सोशल कैपिटल डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क, रिलेशनशिप, नॉर्म्स ऑफ ट्रस्ट एंड रेसिप्रोकेसिटी। इसके कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट तीन है, नेटवर्क, नॉर्म्स एंड ट्रस्ट। जैसे कि जो रिलेशनशिप है आपकी, जो फैमिली कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, ये सारी जो चीजें हैं, ये इंसान को हेल्प करते टू डू एक्ट कोलैबोरेटिवली, आप कुछ चीजें कर पाते हो। बेसिकली ये आपको हेल्प करता है टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, ये आपका सोशल कैपिटल है। नॉर्म्स जैसे शेयर्ड बिलीफ है या वैल्यूज है जो हमें गाइड करते हैं, ये भी सोशल कैपिटल का पार्ट है। इसके अलावा ट्रस्ट, आप एज अ कंट्री अगर आप देखो, इंडिया का सोशल कैपिटल बहुत हाई, क्योंकि लोग हमें ट्रस्ट करते हैं। वी आर नॉट, और रेदर वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इंडिविजुअल, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, और एनी पर्सन हु इज वेरी न्यूट्रल, न्यूट्रल इन देयर पॉलिटिक्स, सो पीपल विल ट्रस्ट देम मोर, तो सोशल कैपिटल उनका बढ़ गया। अब आपको पूछा गया इसका इम्पैक्ट क्या है ऑन गुड गवर्नेंस। तो सबसे पहला, गुड गवर्नेंस के लिए सबसे जरूरी है वो है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जो भी आप पॉलिसीज ला रहे हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए। मिनिमम उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मैक्सिमम उसका आउटपुट होना चाहिए, या ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब जब सोशल कैपिटल होगा किसी व्यक्ति के पास, यानी एक ब्यूरोक्रेट है और वो उसकी पहुंच बहुत अच्छी है, नेटवर्क अच्छा है, लोग उसको ट्रस्ट करते, पॉलिटिशियन उसको ट्रस्ट करते, तो वो जो भी पॉलिसीज लाएगा तो उसको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल कम होंगे, उसको तुरंत इंप्लीमेंट किया जाएगा, बिकॉज ही हैज गुड रैपो विद अदर पीपल। इंफॉर्मेशन फ्लो, जब आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, यू विल बी एबल टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू पास ऑन, और गुड गवर्नेंस के लिए इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, पीपल विल एंगेज इनटू योर वर्क, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सिटीजन कंट्रीब्यूट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, और आपको ग्रास रूट लेवल के पर्सपेक्टिव मिलेंगे, तो आपका गुड गवर्नेंस आप इंश्योर कर पाओगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए भी अगेन what we can say, social capital is important। रिसोर्स मोबिलाइजेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही रिसोर्स है। अगर आपका जो है इन्फ्लुएंस अच्छा है, आपका आपका रैपो अच्छा है विद अ पॉलिटिशियन, यू कैन यूज दैट ट्रस्ट, दैट इज ऑल्सो करेंसी टू गेट अ पर्टिकुलर थिंग डन। इसीलिए पॉलिटिकल पैट्रोनेज जो है, इसमें सोशल कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है। जो पॉलिटिशियन किसी एक पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट पे विश्वास रखता है, बेसिकली वो सोशल कैपिटल जनरेट कर रहा है वहां पे, दोनों एक दूसरे के लिए सोशल कैपिटल जनरेट कर रहे हैं और उसका वो इस्तेमाल करते हैं टू डू गेट थिंग्स वर्क डन। बट पॉलिटिकल पैट्रोनेज को ज्यादातर नेगेटिव माना गया, बट कई इंस्टेंसेस में इसको अच्छा भी माना जाता है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, जब ट्रस्ट है तो अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होगी। जैसे कि अगर दो व्यक्ति है हु हैव गुड रिलेशनशिप, सो दे विल ट्राई टू एंश्योर दैट दे डू राइट थिंग, सो दैट दे डू नॉट कम इनटू बैड लाइट ऑफ द अदर, तो अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे इंश्योर हो जाती है। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी ये हेल्प करता है। कहीं पे भी कंफ्लिक्ट हो रहा है, इफ यू आर अ पर्सन विद अ गुड सोशल कैपिटल, पीपल विल लिसन टू यू, आर अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, and you have a good rapport with them, people will listen to you, you will act as a mediator over there, so mitigating conflict also. These all things, conflict resolution, resource mobilization, these are all part of good governance. So you can see how social capital helps you in achieving good governance. So conclude कर सकते हैं कि with centrality of social capital in bolstering good governance, तो इस तरह से इसे conclude किया जा सकता है। थोड़ा difficult question है, but इसे manage किया जा सकता है if you have good understanding of the term social capital। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस पेपर से हम क्या समझ पाते हैं, कीवर्ड्स पे फोकस करना है, जो टर्म्स है मॉरल इंटीग्रिटी, सोशल कैपिटल, इनको थोड़ा डीप में पढ़ना है। स्पेशली जो मॉरलिटी से जुड़े हुए टर्म्स है उनको थोड़ा डीप में पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ डीप में पढ़ना नहीं है, उसकी मीनिंग ही नहीं समझनी, उसको रिलेट भी करना है विद द करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स। इसके अलावा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे गए उसको उसके कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पूछे गए, या फिर एग्जाम्पल्स, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन करने की बात की जा रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कई सारे। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस सीधा सीधा पूछा गया है। इसके अलावा आप देखो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पे आज की डेट में ज्यादा फोकस हो रहा है। डेफिनेटली यू हैव टू हैव ओवरऑल स्टडी, बट ट्रेंड के साथ देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पार्ट है, जो लास्ट के 3 या 4 जो टॉपिक है हमने देखे, उन पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और थीम्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखा गया कि एथिक्स में कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट थीम्स डेफिनेटली रिपीट हो रहे हैं, एंड दैट इज अ गुड थिंग। यू कैन प्रैक्टिस लॉट ऑफ previous year questions, and you can ace your paper very easily.
सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम केस स्टडीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट जाने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप जनरल स्टडीज या यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज हमारे साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद इवैल्यूएशन, विदाउट इवैल्यूएशन, एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा फॉर होल जनरल स्टडीज, कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, एसेज का कंटेंट मिलेगा, करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे, प्रीलिम्स एमसीक्यू होंगे, मेंस आंसर राइटिंग की जाएगी और डाउट रेजोल्यूशन भी किया जाएगा. तो आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स और एनी अदर कोर्स फॉर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन, you can call us on our number or you can email us on this email ID. That's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks. Bye.